आज मोदी जी का 3.0 शुरू हो रहा है। लेकिन आज समझने वाली बात यह है कि भले ही एनडीए ने सरकार बना ली हो और भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड के साथ बराबरी कर ली हो, मगर भारतीय जनता पार्टी टूट रही है। और हम ऐसा हवा में नहीं कह रहे हैं। देखिए भैया, आंकड़े कहते हैं कि 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिली है, लेकिन 125 वो लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं। मतलब कि जो इन्होंने पिछले 5-10 वर्षों में दूसरी पार्टियों से लोग तोड़े, इन 240 में से 125 वो हैं जो इस बार जीत करके आए हैं। यानी कि सिर्फ 115 ही सांसद ऐसे हैं जो ओरिजिनली बीजेपी के हैं। इसके अलावा और डराने वाले आंकड़े ये हैं कि पिछली लोकसभा के 96 एमपी बीजेपी के हार चुके हैं और 20 तो मंत्री हार गए। अब बताइए, मंत्री होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के और नरेंद्र मोदी जैसे शीर्ष नेतृत्व के लोग मंत्री होने के बावजूद भी अपनी सीट बचा नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या बताता है। नमस्कार, शिमला डायलॉग्स पे आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं मोदी 3.0 की। भाई देखिए, हम सबने देखा कि इस बार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जो फजीयत हुई है, जो हार हुई है, एक तरीके से वो हार इसलिए है क्योंकि 272 के आंकड़े से नीचे पिछले 10 सालों में हमने भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखा था। क्या वो मुख्य कारण रहे जिसकी वजह से यूपी जैसे स्टेट में, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में इतनी बड़ी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा? भाई देखिए, उससे पहले बात करते हैं कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, आज मंत्रियों को बनाया जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए सबसे बड़ी समस्या जो पिछले कई दिनों से बताई जा रही है, आज उससे बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई है। जी हां, मोदी जी की सबसे बड़ी समस्या टीडीपी और नीतीश कुमार नहीं है। मोदी जी की सबसे बड़ी समस्या है उनके अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री रहे अमित शाह जी। वो कैसे? देखिए, किसी भी स्टेट में हो, लोगों के अंदर मोदी जी के लिए तो एक्सेप्टेंस है, दूसरी पार्टीज में मोदी जी के लिए तो रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस दोनों है, मगर अमित शाह के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। अब मिसाल के तौर पे अभी ही ले लीजिए कि टीडीपी जो है वो स्पीकर के पद के लिए अड़ी हुई है। किसी भी हालत में नीतीश कुमार और एनडीए के बाकी गुट ये नहीं चाह रहे हैं, खास तौर पे टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया जाए। उसका कारण यह है कि सभी लोग ये डरते हैं कि पिछले 5 वर्षों में जो हॉर्स ट्रेडिंग हमने देखी कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के इस चाणक्य ने यानी कि अमित शाह ने दूसरी पार्टियों से एमपीज और एमएलएज को तोड़ करके अपने साथ मिला लिया, कहीं इस बार शपथ ग्रहण के बाद दोबारा वही कार्यक्रम न शुरू हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एनसीपी और शिवसेना की तरह टीडीपी और जेडीयू के भी एक्चुअल ओनर्स को, एक्चुअल प्रमोटर्स को अपनी पार्टी को दूर से टाटा करनी पड़े। इसीलिए किसी भी हालत में अमित शाह को गृह मंत्री न बनने देने की कवायद इस समय आगे चल रही है। भले ही अभी शपथ ग्रहण तक ये दोनों ही बड़े नेता चुप हैं, मगर एक बार मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी असलियत सामने आनी शुरू होगी। और हम आज अपने इस एनालिसिस में ये बात साफ कर रहे हैं कि वर्तमान स्थितियां, परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन इस सरकार का 2 से 2.5 साल से आगे अपना कार्यकाल पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। भाई देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की भयंकर हार हुई है, आप 80 में से आधी सीटें, 40-45 सीटें भी ला नहीं पाए हैं, उससे भी कम सीटों पर आप रह गए हैं। उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पेपर लीक का मामला इतने सालों तक चलता रहा, एक तो सरकारी नौकरियां वैसे ही निकल नहीं रही है, ऊपर से जो सरकारी नौकरियां निकली उसमें भी बार बार पेपर लीक हुआ। तो इस बार उत्तर प्रदेश के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर दी और बाबा आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को आज चुनाव हारने के इतने दिनों के बाद यह ख्याल आ रहा है कि वो ट्वीट करके ये लिख रहे हैं या एक्स प्लेटफॉर्म पर ये लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा इस तरह की घटना नहीं होगी। भाई देखिए, ये हिंदुस्तान की जनता है, ये आपको अगर शीर्ष पर बैठा सकती है, आसमान पर बैठा सकती है, तो आपको जमीन के रसातल की गहराइयों तक पहुंचाने में भी इसे कोई देर नहीं लगती। इस देश ने जवाहरलाल नेहरू जैसे कद्दावर नेता भी देखे, इस देश ने इंदिरा गांधी जैसे कद्दावर नेता भी देखे, जिनके लिए कहा जाता था कि इन्हें हराना असंभव है। और आज हमने नरेंद्र मोदी का डाउनफॉल भी देख लिया है। समझने वाली बात यह है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अगर आज भी अपने अहंकार को साइड में रख के कोalition गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के हिसाब से अगर सरकार चलाएंगे, अगर आज भी हिंदुस्तान के युवाओं के प्रति, किसानों के मुद्दों के प्रति, बेरोजगारी के मुद्दे के प्रति अपना ध्यान ले जाएंगे, तो शायद 2029 में इनकी स्थिति कुछ और हो सकती है। या आज ये कहना ये उचित होगा कि शायद अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो 2029 तक इनकी गाड़ी चलना भी बहुत कठिन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।